हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफिस स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, आपका दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो बच्चे सोशल स्टडीज़ से जिन्होंने फिल किया होगा, तो उनको क्या करना होता है, जो बच्चों ने टीजीटी के लिए यानी कि आप सेकंड पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 to 8 की जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीटेट का पेपर आपको सेकंड क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपको SSTA एज अ मेन सब्जेक्ट आपका वहाँ पर 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं आपके, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड होते हैं या फिर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से होते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज़, पैडागोजी के होते हैं। तो आज हम NCERT बहुत महत्वपूर्ण है 6 to 8 तक की पढ़ने के लिए। अब आप पूरे चैप्टर पढ़ने का आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप पूरे चैप्टर पढ़ें, तो हम आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल इस वीडियो में पूरा निचोड़ लेकर आए हैं MCQ के माध्यम से, कि आप इसमें MCQ के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। बाकी मैं यहाँ पे चीज़ें समझाती हुई चलूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके लिए MCQ लाए जाएंगे, ताकि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करें और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में जो लोग भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा यूज़ करते थे? प्राकृत। ठीक है, ये नेचुरल भाषा होती थी। ठीक है, जिसमें ना तो कोई ग्रामर था ना ही कुछ, तो प्राकृतिक रूप से जो इजाद हुई थी, तो वो प्राकृत भाषा ये बोलते थे प्राचीन काल के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब यहाँ पे पूछा गया है, जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ जब एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। सहायक नदी कहा जाता है, यानी वो सहायक है। छोटी छोटी नदियाँ मिलकर क्या है, एक बड़ी नदी को बना रही हैं। ठीक है, वो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सहायक नदियाँ कितनी हैं। मौसमी नदी होती है जो मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी है तो वो सूख जाती है। ठीक है, बारिश के मौसम में वो वापस से अपना पानी वहाँ पे फिल होता है और वो। ठीक है, उपनदी क्या होता है? छोटी नदी तो वो होती है जो बड़ी नदी से निकल के कहीं छोटा सा रास्ता बना के अपनी छोटी नदी बनाती है। उपनदी क्या होता है? उपनदी वो होती है जो नदी की जो ऊपर की नदी होती है, उपनदी। ठीक है, यानी कि आप जहाँ पे ओरिजिन होता है नदी का, ठीक है, नदी जहाँ से निकल रही है, जो जिस ओरिजिन से निकल रही है उसे हम उपनदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? व्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या फिर सभी? तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? व्यास नदी भी है, सतलुज भी है, रावी भी है, और एक और है चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी भी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। व्यास, सतलुज, रावी और चेनाब। ठीक है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अभिलेख होते हैं जो पत्थरों पे, पुल्स पे, ठीक है, पॉल्स पे यानी खंभों पे लिखे जाते हैं। तो जिसमें क्या होता है, संदेश दिया जाता है अभिलेखों में, आम जनता को, लोगों को संदेश दिया जाता है, या राजा महाराजाओं अपनी जो जीत होती है, जो उन्होंने उपाधियाँ हासिल कर रखी होती हैं, वो उस पर गढ़वाते थे, ताकि आगे की जो आगे की कहते हैं ना कि आगे आने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या है, वो चीज़ें देखकर याद रखे। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख किस शासन ने कितने ज़्यादा अभिलेख लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं का पालतू बनाया था? कि 8000 साल पहले, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8000 साल पहले सुलेमान और जो कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं, उन्होंने जो लोग थे उन्होंने किन जानवरों को पालतू बनाया था? तो है भेड़,
बकरी, गाय, बैल या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल इन सभी को पालतू जानवर बनाया था क्योंकि कि सुलेमान और किरथा की पहाड़ियों से उनके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कृषि का आरंभ कब हुआ था। अब आपको बताना है कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो कब हुआ था कृषि का आरंभ? 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ शुरू हो गया था। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे। कि जो लाखों साल पहले जो नर्मदा नदी थी उसके तट पर जो रहने वाले आरंभिक लोग थे वो कौन थे। तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, कुशल संग्राहक थे वो। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर तट पर रहने वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक कहलाए गए थे। ठीक है, क्यों रहते थे नर्मदा नदी या नदियों की तरफ? एक तो मीठा पानी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नगर बसे या गांव बसे वो कहाँ बसे? नदियों के किनारे बसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था। जो स्टार्टिंग के जो आरंभिक संग्राहक थे उनके भोजन का जो एक अन्य साधन था वो क्या था। तो क्या था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। याद रखिएगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। ठीक है, और गंगा नदी के आसपास जो फैला हुआ जो प्राचीन काल में जो क्षेत्र था वो किस नाम से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो गंगा नदी के क्षेत्र में, गंगा नदी के आसपास क्षेत्र में जो प्राचीन काल में जो क्षेत्र फैला हुआ था वो क्या था, या फिर कहें जो राज्य बना था वो क्या था? मगध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत विशालकाय राज्य बनाया था, इसकी अपनी खुद की एक हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भरत नाम का प्रयोग करने वाले कहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया गया था। कि जो भरत नाम का जो प्रयोग है वो किन लोगों के लिए किया गया था। एनसीईआरटी की बुक में ये बताया गया है कि भारत से भरत नाम आया, तो भरत नाम का जो लोगों का जो भरत नाम का जो प्रयोग है वो एक समूह के लिए किया गया था जो कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। जो ऋग्वेद की भाषा है तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं। आपको ये बताना है जो प्राय जो सबसे पहले जो पांडुलिपियाँ हैं वो कहाँ प्राप्त होती हैं। अब पांडुलिपियाँ के लिए मैं आपको बता दूं कि पांडुलिपियाँ वो होती हैं जो अब हाथों से लिखी जाती है। ठीक है, पांडुलिपियाँ जो होती हैं जो हाथों से लिखी जाती हैं। ठीक है, वो कहाँ का लिखी जाती थी? भुर्ज की छाल पर। याद रख लेगा, भुर्ज की छाल पर भुर्ज की छाल पर। ठीक है, और दूसरा लिखी जाती थी ताड़ के पत्रों पर। ताड़ के पत्रों पर या पात्रों पर। ठीक है, पत्तों पर या पात्रों पर। ठीक है, ये भुर्ज की छाल पर और ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। अब ये पांडुलिपियाँ मिली कहाँ हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? क्योंकि देखो वो पांडुलिपियाँ आज तक पढ़ी नहीं जा पाई हैं। कुछ पढ़ी जा पाई हैं लेकिन कुछ हद तक जो मिली हैं ज़्यादातर नहीं पढ़ी गई हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या उनके निशान है, क्या वो हमसे कहना चाहते थे। जो पांडुलिपियाँ मिली हैं वो कहाँ मिली हैं? मंदिरों तथा विहारों में मिली है। ठीक है, मंदिरों से तथा विहारों से प्राप्त हुई हैं पांडुलिपियाँ। ठीक है, और पांडुलिपियाँ लिखी किस पे जाती थी? भुर्ज की छाल पर और ताड़ के पत्रों पर। राजमहलों से नहीं, दुर्गों क्या होता है? दुर्ग होता है फोर्ट या किला। जो किले होते हैं उनको दुर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे।
जो प्राकृत भाषा है, ठीक है, उसका प्रयोग कौन करते थे? तो कौन करते थे? आम लोग करते थे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? अच्छा, एक चीज़, अगर आपको वन लाइनर में ये चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वन लाइनर में चैप्टर चाहिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना ही पड़े। ठीक है, अगर आपको चैप्टर से कुछ भी आ जाता है तो आप एकदम पॉइंट पर उसको आंसर कर पाए। तो मैंने बहुत बहुत अच्छे वन लाइनर्स बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए वीडियो उसका तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बैक टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? ठीक है, जो उपमहाद्वीप के जो लोग थे वो यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल करेक्ट बात, उपरोक्त सभी। यानी जो अतीत के जो लोग थे वो यात्रा किस लिए करते थे? एक तो काम की तलाश में, दूसरा प्राकृतिक आपदाओं का भी उन्हें नहीं पता, ना तो मैप होते थे ना कुछ, वो तो पैदल यात्रा करते थे। तो कहीं का मौसम कैसा होता था? गर्मी ज़्यादा होती थी, आपदाएं आ गई, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो आपदाओं के कारण वो क्या करते थे? ट्रैवल करते रहते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ देना, ये तो बरसों से चला आ रहा है, यानी प्राचीन काल से चला आ रहा है। बस कुछ हमें जो अवशेष मिला हम उनसे अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कि अतीत में जो भी पुस्तक या जो भी चीज़ वस्तुएं बनी हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। याद रखना, इतिहासकार नहीं कहते बच्चे इसको। आंसर को चलो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में वो इतिहासकार भी दे देते हैं। तो लोग बच्चे क्या करते हैं? इतिहासकार पे ऑप्शन पे लगाकर आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, इतिहासकार वो है जो उन चीज़ की खोज करता है। ठीक है, लेकिन पुरातत्वविद क्या है? वो व्यक्ति हैं जो अध्ययन करते हैं पुरानी वस्तुओं का जो अतीत में बनी हुई है। ठीक है, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो उसमें आपको क्या है, वन लाइनर में आपको मैं मैप भी समझाऊंगी एक पर्टिकुलर अलग से। ठीक है, तो सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? जो विंध्याचल है उसके उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया? तो याद रखिएगा, विंध्याचल में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? चावल की फसल को उगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ। जो गंगा है उसके दक्षिण में जो विशाल प्राचीन राज्य, जिसे मैंने बताया था, जो एक महाराज्य जिसे कहते हैं, ठीक है, वो विशाल का राज्य स्थापित हुआ था, तो कौन था? मगध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्राचीन काल में लोग अपनी यात्रा कैसे करते थे? तो प्राचीन काल में लोग अपनी यात्रा कैसे करते थे? पैदल किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इंडस को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? जो इंडस है उसको किस भाषा में सिंधु कहा जाता है? तो किस भाषा में कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा में उसको क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्योंकि उनका जो होता है, क्या बोलते हैं उनमें ना, हाँ साउंड को, जो सा साउंड होता है वो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, इसलिए वो हाँ निकालते हैं। ठीक है, तो वह हिंदू की जगह उसको सिंधु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 21, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? तो याद रखिएगा 2000 2000 में, ठीक है, किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इसको हम ज़ीरो से मानते हैं कि ये ज़ीरो है। ठीक है, अब इससे पहले को बोला जाता है ईसा पूर्व। ठीक है,
इससे पहले को बोला जाता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और इसके बाद बोला जाता है ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। इंग्लिश में बोले तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट BC और आफ्टर क्राइस्ट आफ्टर डोमिनी AD, ठीक है। इंग्लिश में उसे AD बोला जाता है, ठीक है। तो इस दिन से इसको 0 माना जाता है, यानी यहाँ से उल्टा चलता है ईसा पूर्व और यहाँ से इधर की साइड हम आते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ईसा मसीह के जन्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? जो इंडिया शब्द है वो किस शब्द से बना है? इंडस के शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, भारत के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं? पुराने स्थल जो भारत के प्रमुख हैं, सबसे पुराने प्राचीन स्थल, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है भीमबेटका, दूसरा ऑप्शन है कुरनूल, तीसरा ऑप्शन है हुंसगी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? पुरास्थल हैं। भीमबेटका, कुरनूल और हुंसगी सारे क्या हैं? पुरापाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? जो प्राचीन काल में जो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? नगर दुर्ग कहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में जो ऊंचाई वाला भाग था, यानी जो नगर थे, जैसे जो जगह बसी हुई थी लोगों की, तो वहाँ पर क्या था, ऐसे अवशेष मिले हैं कि जिस तरीके से बनाया, जैसे राजा का महल ऊपर होता है आगे, ठीक है, और जनता क्या रहती है, जनता के घर छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा नीचे रहती है जनता, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ था कि शायद वहाँ पे जो उस टाइम की उनकी जात होगी, ऊंची जात के लोग नगर दुर्ग में रहा करते थे और नीची जात के लोग उनसे नीचे रहा करते थे। तो ये अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। प्राचीन काल में जो ऊंचाई वाले भाग में कौन रहते थे? नगर दुर्ग में। क्या कहते हैं उस जगह को? नगर दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जो प्राचीन काल में, एक तो था विंध्याचल में जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो क्या थी? चावल। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्राचीन काल में जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो क्या थी? गेहूँ। जो हमें जले हुए गेहूँ के अवशेष मिले हैं, तो उससे ये साबित होता है कि सबसे पहले, यानी 8000 साल पहले जब कृषि शुरू हुई थी, तो उस टाइम गेहूँ का उत्पादन करना उन्होंने शुरू कर लिया था, उगाना उसे शुरू कर लिया था, यानी उनको गेहूँ की नॉलेज हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है? ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका घूम घूम के आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला है। तो किस नदी के दक्षिण में फैला है? गंगा नदी के दक्षिण में फैला है, ठीक है। तो ये था बहुत बहुत पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाता है पूरे चैप्टर का, कब कहाँ और कैसे से आपका ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका कवर क्लियर हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास कब क्या, कब कहाँ और कैसे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 2 जो खाद्य संग्राहक है उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आपको 1 लाइनर चाहिए तो मुझे ज़रूर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ये पूरी NCERT कर लेते हैं मेरे तरीके से तो आपका 100% सीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लेकर आएंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 पर। ऐसे ही हम आपका ज्योग्राफी और ऐसे ही हम आपका यहाँ पे पोल साइंस का कंप्लीट करवाएंगे और आपका SST पैडागोजी और बाकी भी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे।